सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जर्नी। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे वन शॉट लेक्चर। किस पे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस, चाहे वो जेईई के हो या नीट के हो, यही से आएंगे। 80 to 90% क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वन शॉट लेक्चर, जो अभी हम सीखेंगे जोश और फोकस के साथ। स्टार्ट करेंगे। क्या होती है पहले देखेंगे। पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल समराइज किए एलिमेंट्स को, 118 एलिमेंट्स, और जो अभी डिस्कवर हो रहे हैं उन एलिमेंट्स को समराइज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल्स आए थे वो कौन से साइंटिस्ट ने बनाए थे? डोबनियर, न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, ओके। पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या है ये समझेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर देयर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर देयर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। इससे पहले जो लॉ आया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से पहले जो लॉ आया था, उसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर देयर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर होता था। पर जब ये क्यूअर किया और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्रिएट किया नए साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने ये देखा कि पीरियोडिक फंक्शन प्रॉपर्टी किसके? उनके एटॉमिक नंबर की है। अरेंज किया सभी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जोश के साथ स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। डू फोकस, डू जोश के साथ, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे भैया कि क्या है आपका पहला क्वेश्चन। The set of elements that differ in mutual relationship from those of other set is। 4 सेट्स दिए आपको, उनमें से कौन सा सेट है जो सबसे ज्यादा डिफरेंट है बाकी तीनों सेट में से? ठीक है, अब ध्यान से देखो तो फर्स्ट ऑप्शन है लिथियम मैग्नीशियम, सेकंड है बोरॉन सिलिकॉन, थर्ड है बेरिलियम एल्यूमिनियम, फोर्थ है लिथियम सोडियम। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट पता है डायगोनल रिलेशनशिप का, ब्रिज एलिमेंट्स का, तो आप आंसर टिक करेंगे। क्या? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। ठीक है, पर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो जोश के साथ और फोकस के साथ देखेंगे कि क्या होते हैं ब्रिज एलिमेंट्स, क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप्स, देखेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले लिखेंगे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स। कौन से होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, अब थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस। हुआ क्लियर? ठीक है, ओके। अब ब्रिज एलिमेंट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन के लिए ब्रिज एलिमेंट्स की। ब्रिज एलिमेंट्स होते क्या है? ब्रिज एलिमेंट्स इज नथिंग बट सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं भैया? ब्रिज एलिमेंट्स। क्यों ब्रिज एलिमेंट्स? सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं हम ब्रिज एलिमेंट्स। क्योंकि ये सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स अपने नेक्स्ट ग्रुप के थर्ड पीरियड एलिमेंट के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते। नहीं समझ में आया? कंफ्यूजिंग है? ठीक है, देखते हैं। लिथियम जो है ये क्या सेकंड पीरियड का एलिमेंट है? ये ब्रिज एलिमेंट है। मैंने आपसे बोला क्यों ये ब्रिज एलिमेंट है? क्योंकि ये अपने नेक्स्ट ग्रुप के थर्ड पीरियड एलिमेंट के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। और वो कौन सा एलिमेंट है? मैग्नीशियम। मैंने क्या बोला? नेक्स्ट ग्रुप के थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। वो एलिमेंट्स ब्रिज एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि बेरिलियम भी एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, बोरॉन सिलिकॉन के साथ, और कार्बन फास्फोरस के साथ। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों पढ़ रहे हैं हम? डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है,
पर ये शो कैसे करता है, क्या है वो रिलेशनशिप इनमें जो इनको सेम बनाती है, ठीक है, देखेंगे। जोश बना रहना चाहिए कि डायगोनल रिलेशनशिप्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। लिथियम और मैग्नीशियम सबसे मेन और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट डायगोनल रिलेशनशिप शो करने के लिए कि दे हैव सिमिलर एटॉमिक साइज। सेम नहीं बोल रहा हूं मैं, सेम नहीं बोल रहा हूं मैं बोला सिमिलर। लिथियम और मैग्नीशियम की जस्ट नियर अबाउट सेम एटॉमिक साइज होती। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दे हैव सेम चार्ज टू रेडियस रेशियो। अब ये क्या है, ये क्या है, चार्ज टू रेडियस रेशियो क्या है, चार्ज टू रेडियस रेशियो यानी चार्ज उस एटम में कितना स्प्रेड है अकॉर्डिंग टू इट्स रिस्पेक्टिव रेडियस। पर्टिकुलर रेडियस में कितना चार्ज फैला है, ये रेशियो, चार्ज टू रेडियस रेशियो लिथियम और मैग्नीशियम का सेम है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का सेम है, नियरली सिमिलर है। और बोरॉन सिलिकॉन का है और कार्बन फास्फोरस का है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे हैव सेम पोलराइजिंग पावर। अभी टेंशन नहीं लेना है, पोलराइजिंग पावर क्या है, केमिकल बॉन्ड थ्योरी में पढ़ेंगे कि पोलराइजिंग पावर किसे कहते हैं। पर अभी के लिए याद रखेंगे कि ब्रिज एलिमेंट्स जो कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते किसके साथ, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ। और उनमें आपस में सेम पोलराइजिंग पावर होती है। जोश बना रहना चाहिए, जोश हाई होना चाहिए आपका, ठीक है, ओके। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ नंबर, दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, वन शॉट लेक्चर में ही पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखो कि दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतना सही से देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको पूरा दिल को छू जाएगा, ठीक है, ओके। पहले से दे हैव सिमिलर एटॉमिक साइज, they have same charge to radius ratio, they have same polarizing power and they have same electronegativity। सिमिलर बोलो, सेम बोलो, आपस में नियर अबाउट सेम ही होती है, ठीक है, ओके। आई बात समझ में, किसे कहते हैं ब्रिज एलिमेंट्स, किसके साथ होती है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिथियम मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, बोरॉन सिलिकॉन वो भी कर रहे हैं, बेरिलियम एल्यूमिनियम वो भी कर रहे, पर लिथियम सोडियम नहीं कर रहे, क्योंकि लिथियम सोडियम एक ही ग्रुप में डायगोनल रिलेशनशिप हमेशा नेक्स्ट ग्रुप के थर्ड पीरियड एलिमेंट के साथ शो करते। कौन, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, जिसे हम कहते हैं क्या, ब्रिज एलिमेंट्स। हुआ क्लियर, इसलिए आंसर क्या है आपका, लिथियम सोडियम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप रफ करेंगे, इसे बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया बहुत इंटरेस्टिंग, आपके स्क्रीन पे विच पेयर ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, B2O3CaO, BeO CaO, SiO2 BeBeAO, B2O3 SiO2। विच पेयर ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, कौन सी पेयर एसिडिक इन नेचर है। उससे पहले देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट बात की, फैक्ट की, एसिडिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। एसिडिक ऑक्साइड यानी वो ऑक्साइड्स जो एक स्ट्रॉन्ग बेस या बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करे, और बेसिक ऑक्साइड्स यानी वो ऑक्साइड्स जो एक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करे। हमेशा हमें क्या पता है, एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस देते हैं, जिसमें की प्रोडक्ट होता है सॉल्ट और वाटर। एसिडिक ऑक्साइड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे और फॉर्म करेंगे सॉल्ट प्लस वाटर। और अगर बेसिक ऑक्साइड हो और स्ट्रॉन्ग या वीक कोई भी एसिड हो,
रिएक्ट करे तो वो प्रोडक्ट में क्या लेंगे, सेम सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि सेम केस है। दोनों रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स, और more the metallic is the metal in oxide, more is its basic। ठीक है, नहीं आई बात समझ? ठीक है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको पता है। ओके, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, ओके, उनके जो मेटालिक ऑक्साइड्स है वो सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल basic oxides and non-metallic oxides are always acidic oxides। ठीक है, क्या बोला मैंने, acidic oxides कौन, non-metallic oxides, और basic oxides कौन होते हैं, metallic भैया, metallic। ठीक है, कौन से, बेसिक ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है भैया। ठीक है, ओके, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे कि B2O3CaO। ठीक है, B2O3 एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, वो हो गया क्या आपका एसिडिक ऑक्साइड। पर कैल्शियम ऑक्साइड तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, कैल्शियम तो वो तो मेटेलिक ऑक्साइड ही है, और मेटेलिक ही क्या, वो तो बेसिक ही होने वाला है, वो ऑक्साइड तो बेसिक ही होगा, इसलिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ओके, नेक्स्ट में BeO और CaO। ठीक है, BeO बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड हमेशा याद रखेंगे, एक होता है क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड है क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पढ़ेंगे क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड को हम बेस के साथ रिएक्ट करें तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। अगर हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करें तो वो बेसिक बिहेवियर शो करेगा, और हमेशा चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही देगा और प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। उसे कहते हैं क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का और एक सबसे फेमस एग्जांपल, सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल Al2O3। ठीक है, हुआ क्लियर क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड भी एक मेटालिक ऑक्साइड है और ये भी एक बेसिक ऑक्साइड है। ओके, SiO2 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और ये SiO2 जब स्ट्रॉन्ग बेस NaOH जिसे हम कहते हैं क्या, कॉस्टिक सोडा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा Na2SiO3 प्लस H2O। अब Na2SiO3 का मतलब क्या है, सोडियम सिलिकेट, इसका नाम है सोडियम सिलिकेट। ठीक है, क्या, सोडियम सिलिकेट। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पहले बोला, B2O3 एक एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि ये जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म होता है NaBO2 प्लस H2O। ये हो गया आपका सॉल्ट, ये वाटर, ये सॉल्ट, ये वाटर, NaBO2। इसका नेम क्या, इसका नेम है भैया सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट ये है आपका सोडियम सिलिकेट। याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे आज के बाद। ठीक है, ओके। तो भैया SiO2 तो एसिडिक ऑक्साइड है, ओके, क्योंकि वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है। B2O3 भी एसिडिक ऑक्साइड है,
तो वो भी NaOH के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। पर बेरियम ऑक्साइड SiO2 के साथ जो बेरियम ऑक्साइड है वो एक मेटेलिक ऑक्साइड है और वो एक बेसिक ऑक्साइड है। बेरियम ऑक्साइड भी एक बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन B2O3, ये भी मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और एसिडिक है। ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। अब ये नॉन मेटेलिक कैसे हो गया? सिलिकॉन मेटेलॉइड होता है। ठीक है, सिलिकॉन मेटेलॉइड होता है, हमेशा याद रखेंगे भैया। सिलिकॉन ना मेटल है ना नॉन मेटल है, सिलिकॉन एक मेटेलॉइड है। ठीक है, पर अगर इन मेटेलॉइड्स का अगर हम क्या बोल रहा हूं, ध्यान से कि इन सिलिकॉन जैसे बहुत सारे मेटेलॉइड्स पी ब्लॉक में प्रेजेंट है। ठीक है, इन मेटेलॉइड्स के अगर हम ऑक्साइड्स ले, वो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले, कौन से? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, तो वो ऑक्साइड्स हमेशा एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स मतलब क्या, देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड कौन से होते हैं और वो एसिडिक क्यों होते हैं और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होती है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट सिलिकॉन की इंक्रीज होगी या जो भी मेटेलॉइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसलिए ये केस में सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है। ओके, हुआ क्लियर? आंसर क्या हो गया आपका? B2O3SiO2। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी JEE मेंस में और नीट में इस पे क्वेश्चन पूछे जाने लगे, पर इतना इजी टॉपिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। इजीली 4 मार्क्स आप ग्रैब कर लोगे। ठीक है, ओके, इंटीजर टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है JEE मेंस में। ठीक है, ओके, अभी तक पूछा गया था, अभी क्या पता इंटीजर या MCQs में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट अनियम इज, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट अनिल बाइयम। आपने पीरियोडिक टेबल में ये एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स तो देखे ही होंगे। ठीक है, इनका नॉमेनक्लेचर ऐसे क्यों किया गया है? जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम, इनका तो इतना सिंपल स्पेसिफिक नाम है, पर इनका ऐसे क्यों किया है? अनिल, अनियम, अनिल बाइयम, अनिल ट्राइयम, ऐसे क्यों? देखते हैं, बहुत इजी इनका आईयूपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, 100 एटॉमिक नंबर एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, 100 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स के ऊपर 101, 102, 103 एलिमेंट्स वाले ये एलिमेंट्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने की वजह से इनके एटम्स हम होल्ड नहीं कर सकते, और इनके एटम अगर हम चाहे कि हम इसे होल्ड करें तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और हाई वर्किंग, हाई परफॉर्मेंस इंजन और इक्विपमेंट्स चाहिए। हुआ क्लियर? और उस मिड्स 18 या 19 सेंचुरी में हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। वर्ल्ड में कहीं ही ये लैब्स में मौजूद थे, जैसे कि अमेरिका हो गया, सोवियत यूनियन, फ्रांस वगैरह, यहाँ यूरोप में ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल थे। इसलिए 104 एलिमेंट का जब डिस्कवर हुआ, 104 एलिमेंट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट का जब डिस्कवर हुआ, तो अमेरिका ने उसे नाम दिया रुदरफोर्डियम। ठीक है, रुदरफोर्डियम। और एक इंटरेस्टिंग चीज कि अमेरिका ने तो इसे नाम दिया कि रुदरफोर्डियम, पर प्रॉब्लम ये हो गया कि सोवियत यूनियन ने भी इसे नाम दिया क्या? कुर्चतवियम। आप स्पेलिंग देखना। ठीक है, कर्चातेवियम। आप प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ है, पर ये नाम किसने दिया? सोवियत यूनियन ने। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों बोल रहे थे 104 एलिमेंट अमेरिकन ने बनाए, ये बोल रहे सोवियत यूनियन लैब में बनाए।
कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। फिर आयुपैक नोमेनक्लेचर ने इसमें प्लेस किया कि ये एलिमेंट्स को होल्ड करना हार्ड है, कई कई वर्ड में कर सकते हैं, इनके नेमिंग में आगे भी प्रॉब्लम आएगा, आगे भी कॉन्फ्लिक्ट होगे, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने के लिए आयुपैक नोमेनक्लेचर बनाया गया। अब वो कैसे बनाया वो देखेंगे, ठीक है। आयुपैक नोमेनक्लेचर इतना इजी है कि आपका अगर जोश और फोकस होना तो 2 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक है। 0 को कहते हैं नील, 1 को कहते हैं अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को कॉर्ड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को एन, ठीक है। और अब देखेंगे इनके एब्रीवेशंस। नील का एब्रीवेशन है एन, अन का यू, बाय का बी, ट्राई का टी, बहुत ज्यादा इजी, कॉर्ड का क्यू, पेंट का पी, एच, हेक्स का एच, सेप्ट का एस, ऑक्ट का ओ, एन का ई, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा पता है। अब करेंगे नेमिंग। अब करेंगे भैया नेमिंग अगर मैं आपसे बोलूं नेम द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 112, क्या 112 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है उसकी नेमिंग हमें करनी है। कैसे करेंगे? बहुत ज्यादा सिंपल है, इसे मैं ऐसे लिख दूं। ओके, 1 का मतलब है अन, 1 का मतलब है अन, फिर से 1 आया, इसका भी अन लिख लेंगे, फिर आया 2, इसका लिख देंगे बाय, 2 का है बाय, और लास्ट में अपनी तरफ से अगर आई पहले से मौजूद है तो यू एम लगाएंगे, ठीक है। इसे हमें प्रोनाउंसिएशन में ईएम बनाना है, इसे ईएम, ठीक है। आई पहले से मौजूद है तो यू एम लगाएंगे, और आई अगर नहीं है तो आई यू एम लगाएंगे। बहुत सिंपल है, यू एम या कनेक्ट कर देंगे। नाम क्या हुआ 112 एटॉमिक नंबर का? अन बाय ईएम, अन बाय ईएम। और अगर मैं इसका सिंबल लिखना चाहूं, सिंबल भी उतना ही इजी है। अन का क्या है? यू, जो पहले आया था उसे हम लिखेंगे कैपिटल में, ओके। बाद में फिर से अन का है यू, फिर से यू, फिर आया बाय, 2 का बाय का है एब्रीविएशन बी। ये क्या हो गया आपका उस एलिमेंट का सिंबल, यू बी, ठीक है। और एक एग्जांपल देखेंगे 113, ओके। पहले है 1 का है अन, बाद में भी है 1 का है अन, फिर है 3 का है ट्राई, फिर का क्या है भैया? ट्राई, और आगे क्या लगा देंगे? आई ऑलरेडी प्रेजेंट है, यू एम लगाएंगे। क्या हो गया? अन ट्राई ईएम। और इसका सिंबल कैसे लिखेंगे अब? यू टी। हो गया क्लियर? कितना इजी यार, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 बार, लिटरली 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एटॉमिक नंबर बोल दो, या ऑप्शन देके आपको एटॉमिक नंबर गिवन होगा, एलिमेंट का नेम बोल दो, ठीक है। कितना इजी, यू हो जाएगा भैया। अगर मैं आपसे बोलूं 104 एटॉमिक नंबर का नेमिंग करो, जो कि अमेरिका ने रुदरफोर्डियम बोला था और रशिया ने कुर्शोवतोवियम बोला था, ठीक है। तो 104 का आयुपैक नोमेनक्लेचर क्या बना कि भैया 1 का है अन, 0 का क्या है? नील, 0 का है नील, 4 का है कॉर्ड। क्या करेंगे? आई यू एम लगा देंगे, आई यू एम, ठीक है। ओके, अब भैया इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल बोल दो जल्दी से। अन का है यू, नील का है एन, कॉर्ड का है क्यू। खत्म, फिनिश, बस इतना सही हुआ। क्लियर? यू एन क्यू, जोश बना रहना चाहिए। यू एन क्यू, इसका सिंबल हुआ 104 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट का, ठीक है। ओके, 101 का देखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है?
अन नियम का एटॉमिक नंबर बोलो। अन से क्या आया? 1, नील 0, अन 1, खत्म। 101 अनिल अनियम हो गया। ठीक है, इसका सिंबल कैसे लिखेंगे? अन का यू, नील का एन, फिर से अन है तो यू, यू एन यू, किसका सिंबल हो गया? 101 एलिमेंट का। ठीक है, 102, 103 आप ट्राई करना, इस लिस्ट को स्क्रीनशॉट खींचो या नोट डाउन करो कि 0 को नील, 1 को अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को कॉर्ड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन। 120 इस एलिमेंट का नाम कैसे लिखेंगे? आयुपैक नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? अन बाय नील यम, 1 का अन, 2 का बाय, 0 का नील, आई यू एम, अन नील बाय यम। सिंबल कैसे लिखेंगे? यू बी एन, खत्म। अन का यू, डी का बाय का बी, नील का एन, फिनिश यार, खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे अब इसी में, आयुपैक नोमेनक्लेचर में, कि ऑनरेबल सर ग्लेन टी सीबर्ग, कौन? ग्लेन टी सीबर्ग सर, इन्होंने अपने लैब में 94 से लेके एटॉमिक नंबर 94 to 102 वाले जितने भी एलिमेंट्स 94 to 102 वाले एलिमेंट्स ग्लेन टी सीबर्ग ने डिस्कवर किए थे। ठीक है, और इनके ऑनर में 106 एलिमेंट का नाम इनके नाम पे रखा गया, क्या? सीबॉर्गियम। क्या? सीबॉर्गियम। हुआ क्लियर? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बता दो भैया 106 एलिमेंट कौन से साइंटिस्ट के नाम पे? आपको याद होना चाहिए कि ग्लेन टी सीबर्ग ने 94 to 102 एलिमेंट्स वाले डिस्कवर किए थे, इसलिए सर ग्लेन टी सीबर्ग के नाम से 106 एलिमेंट का नाम रखा गया, क्या? सीबॉर्गियम। हुआ? जोश बना है, जोश है। अगले क्वेश्चंस भी देखेंगे अभी। अब देखेंगे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट शो एन ऑपोजिट ट्रेंड। कौन सी प्रॉपर्टीज? आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस। पहले समझेंगे ट्रेंड। किस बात की ट्रेंड की बात कर रहे हैं? ट्रेंड यानी अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पे वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रही है। ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप आने पे ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये पढ़ेंगे डेव के साथ। इतना फोकस चाहिए, जोश चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली एनालाइज करेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है और एटॉमिक रेडियस क्या है, सब देखेंगे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जोश के साथ स्टार्ट करेंगे ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहले पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्या भैया। अगर मैं आपसे बोलूं ये मेरा एक एटम है, ठीक है, ओके, ये एटम है मेरा, किसका? कौन सा एटम है ये? मैं आप पहचानना, ठीक है। फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में है 4 5 6 7 8 और थर्ड शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ शेल वैकेंट है, ठीक है। पहली चीज, आपकी वैलेंस शेल कौन सा है? वैलेंस शेल यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली शेल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में, थर्ड शेल आपकी क्या हो गई? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल हो गई आपकी क्या? थर्ड शेल, ओके, ठीक है। अब ये पहचानो ये एटम कौन सा है।
ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नीशियम की। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पढ़ रखा है, आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि मैग्नीशियम की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है। ठीक है, ओके। अब मैं मैग्नीशियम को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मैग्नीशियम की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करनी। ठीक है, फोकस बहुत इजी है कि मैग्नीशियम की इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए मैग्नीशियम क्या कर सकता है? एक तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर ले। क्या करना सही रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना सही रहेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में जो एनर्जी लगेगी वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने से ज्यादा होगी। ठीक है, तब मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ओके, तब जाके वो किसकी कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा? नियॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है। अब अगर मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो वो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। ओके, Mg+2 फॉर्म करेगा। ठीक है, आई कॉन्सेप्ट समझ में। अब पहले मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, Mg+, 1 इलेक्ट्रॉन देने से मैग्नीशियम अब कटायन फॉर्म हो गया, +1 चार्ज आ गया मैग्नीशियम पे। ठीक है, ओके। ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगी है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगी है, उस एनर्जी को ही क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर से बोलेंगे कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि वैलेंस शेल इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा एंडोथर्मिक होती है। क्या बोला मैं फिर से? आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक यानी क्या? आपको सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। और गिवन एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रही है, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी हम क्यों दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन अपने आप क्यों नहीं बाहर आ जाता? एनर्जी हम प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं? एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन पे, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पे कोई अपना न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा है। इफेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स, नेगेटिव रिपेल्स, ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। प्रोटॉन्स क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, ये सारे प्रोटॉन्स मिलके इस इलेक्ट्रॉन पे, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए, इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम करने के लिए हम बाहर से एनर्जी देते, ताकि वो एनर्जी और ये एनर्जी, ये प्रोटॉन लगा रहा है, ये आयनाइजेशन एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एनर्जी ओवरकम कर जाए किससे? इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, इलेक्ट्रॉन इंफिनिट स्टेट पे चले जाए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपने देखा बातों में मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूज कर रहा था। न्यूक्लियर चार्ज छोड़ के मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला टर्म क्यों यूज कर रहा हूं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाली टर्म क्यों यूज कर रहा हूं? मैं न्यूक्लियर चार्ज भी तो यूज कर सकता था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों? देखते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव, इससे डिनोट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन अपना अट्रैक्शन फोर्स तो लगा रहे, पर उसी के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर है, जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स इस पे रिपल्शन फोर्स भी लगा रहे हैं। हुआ क्लियर? अंदर बैठे प्रोटॉन्स अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं,
बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन्स और जस्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं, रिपल्शन अट्रैक्शन, रिपल्शन अट्रैक्शन। और इस रिपल्शन अट्रैक्शन का जो नेट फोर्स होगा वो है Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? इसलिए हम कहते वक्त इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्स लगा रहे अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे, उन्हें हम कहते हैं क्या? उस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। रिपल्शन वाले इफेक्ट को, जो रिपल्शन आपस में इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को लगाते हैं, उन रिपल्शन वाले इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन भी इस इलेक्ट्रॉन पे लगा रहे और ये इलेक्ट्रॉन भी इस इलेक्ट्रॉन्स को लगा रहे, सारे मिलकर एक दूसरे को रिपल्शन फोर्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम कहते हैं क्या? शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट और एक नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग, क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन फोर्स लगाते हैं, इसलिए इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। वो शील्डिंग इफेक्ट को कभी शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम करता है या कभी न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट को ओवरकम करता है। डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो प्लेस है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, ठीक है। जितना दूर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जितने ज्यादा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उतना उसका कम ये पॉजिटिव अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स डिक्रीज होगा, ठीक है। पर ये शील्डिंग इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हुए इंक्रीज होते जाएगा। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे शेल इंक्रीज होते, डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीज होते, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस शेल ज्यादा डिस्टेंस पे होता है न्यूक्लियस से, इसलिए उसके अट्रैक्शन फोर्सेस कम होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, एटॉमिक रेडियस भी आ जाता है, इसलिए डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव ज्यादा इंक्रीज होता है, रिपल्शन भी इंक्रीज होता है। पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवरकम कर लेता है किसे? शील्डिंग इफेक्ट को, और अक्रॉस द पीरियड अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होते हैं, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी, गिवन एनर्जी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होती है, ठीक है। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। हुआ क्लियर ये कॉन्सेप्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि SPDF, आपने ये 4 सबशेल तो सीखे, किसमें सीखे? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। SPDF, S सबशेल सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई करता है, उसके बाद P सबशेल, उसके बाद D सबशेल, उसके बाद F सबशेल। F सबशेल की स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करने की पावर सबसे ज्यादा कम होती है। इसी वजह से जो 5D वाले इलेक्ट्रॉन्स है, 5D के जो इलेक्ट्रॉन्स है, 5D वाले जो एटम्स है फिफ्थ पीरियड में, ठीक है, उनकी साइज 4D के इक्वल होती है, ठीक है। 5D एलिमेंट्स, फिफ्थ ग्रुप के फिफ्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स है, कौन से? डी ब्लॉक के, उनकी साइज 4D के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि जो 5D के अंदर 4F के इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा रिपल्शन नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जीत जाता है, जीतने के वजह से वो अट्रैक्शन फोर्स से इन इलेक्ट्रॉन्स को क्लोजली पैक्ट कर लेता है और 4F इलेक्ट्रॉन इनको रिपल्शन कम कर पाते पर कम कर पाते, वीक होता है, इसलिए इनकी रेडियस छोटी होती है। 5D के जो एलिमेंट्स है इनकी रेडियस कम होती है
और इक्वल होती है 4D के एलिमेंट्स के इक्वल होती है। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 5D फिफ्थ पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट्स की साइज 4D के इक्वल होने वजह से, इनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवरकम करता है शील्डिंग इफेक्ट को बहुत ज्यादा, और इस वजह से फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी फोर्थ पीरियड के एलिमेंट से भी ज्यादा होती है। एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, कि फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स डी ब्लॉक के, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जोश के साथ, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी फोर्थ पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट से भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि F सबशेल की शील्डिंग इफेक्ट, 4F सबशेल की शील्डिंग इफेक्ट कम होने के वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है और ओवरकम हो जाता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इनकी ज्यादा होती है इससे, फोर्थ पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट से। ठीक है, हुआ क्लियर कि क्यों शील्डिंग इफेक्ट, और ये शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है, ठीक है, कि क्यों शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है, ओके। फिर ये कॉन्सेप्ट भी हो गया क्या खत्म, आयनाइजेशन एनर्जी भी हो गया खत्म। नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैसे थी? अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टर्म से, एक मेजरिंग से ज्यादा एक कॉन्सेप्ट एबिलिटी पे वर्क करता है। ठीक है, 3 एग्जांपल लेंगे। ए और बी ने मिलके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया और 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक है, ए और सी ने भी 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, और तीसरे की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा और बी की सी से ज्यादा है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एबिलिटी है किसी एटम की, किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में अपने तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। अगर मैं बोलूं ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी से, यानी कि ए अपने तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर मैं बोलूं ए की ज्यादा है सी से, यानी कि ए सी के मॉलिक्यूल में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ए अच्छे से क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये होती है क्या कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम मेजर नहीं कर सकते, पर पॉलिंग स्केल के हिसाब से पॉलिंग सर ने मेजर की है, और फ्लोरीन जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माना जाता है, जिसकी कैपेसिटी, जिसकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सबसे ज्यादा है, उसे 4.0 की मेजरिंग स्केल दी है, मेजर किया है। ठीक है, ओके। पर आपसे एक बात बोल दूं कि फैक्ट की और जोश के साथ सुनना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी किसी भी एटम्स की कांस्टेंट नहीं रहती है, वैरी होती है कि सामने वाला एलिमेंट जो बॉन्ड बना रहा है वो कौन सा है, इसके हिसाब से वो वैरी होती। देखेंगे कैसे होती। ठीक है, ओके, बैक टू दिस एग्जांपल। ओके, फोकस के साथ। ए ने बी के साथ बॉन्ड बनाया, कोवैलेंट बॉन्ड, 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए। ए ने सी के साथ बॉन्ड बनाया, 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले। ठीक है, दिया है कि ए बी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी सी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अब हमें पता है कि इसमें भी ए अट्रैक्ट कर लेगा, इसमें भी ए अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है। ठीक है, पर सोचने वाली बात क्या है? जो अट्रैक्शन ए इसमें कर पाएगा, जो एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की इसमें है, इसकी ए की,
वो इस ए से कम है। क्यों? क्योंकि ये इसकी एबिलिटी बी से भी कम है। हुआ क्लियर? हुआ नहीं हुआ क्लियर? ठीक, ऐसा समझो। टाइगर वर्सेस उसेन बोल्ट की मैच है, ठीक है, रनिंग की, और टाइगर वर्सेस मेरी मैच है, ठीक है, टाइगर वर्सेस यूसेन बोल्ट, टाइगर वर्सेस मी, ठीक है। अब टाइगर वर्सेस यूसेन बोल्ट में भी टाइगर जीतेगा और टाइगर वर्सेस मी में भी टाइगर जीतेगा, ओके। पर टाइगर वर्सेस यूसेन बोल्ट में टाइगर को टक्कर कैसी होगी? खतरनाक टक्कर होगी। और मेरे में टाइगर को, ठीक है, मैं भी मेरी कोशिश पूरी करूंगा, टाइगर तो अपने कोशिश पूरी ही करेगा, ठीक है। पर सोचने वाली बात क्या है, इसमें टाइगर उसेन बोल्ट से पहले 5 सेकेंड पहले पहुंचा और मेरे इसमें 15 सेकेंड्स पहले, यानी कि सोचने वाली बात क्या है, दोनों में जीत रहा तो टाइगर है, पर इसमें जो टाइम इंटरवल आया है वो 5 सेकेंड है और इसमें टाइम इंटरवल 15 सेकेंड आया। टाइगर मेरे से आसानी से जीत गया और इसमें जीता पर सिर्फ 5 सेकेंड से जीता। सेम कॉन्सेप्ट है, यहां पे भी ए ने अट्रैक्ट किया, पर यहां पे जो अट्रैक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का ए की तरफ से वो ज्यादा था। हुआ क्लियर? वो इस ए से ज्यादा है। हुआ क्लियर? यानी कि अगर मैं बोलूं इस मॉलिक्यूल में ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x है और इसमें ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी y है, तो किसमें ज्यादा अट्रैक्टिंग एबिलिटी थी ए की? इसमें। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? y, यानी कि y ज्यादा है, y ज्यादा है x से इलेक्ट्रोनेगेटिव कांस्टेंट। हुआ क्लियर? क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव कांस्टेंट नहीं होती, कैसे एटम टू एटम वेरी होती है। हुआ क्लियर? ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है, किससे? इलेक्ट्रॉन्स को। और इलेक्ट्रॉन्स अपने में ऐड कौन करता है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, electronegativity increases, non-metallic character decreases, electronegativity decreases। और एक important चीज, across the period from left to right, across the period from left to right, non-metallic character increases, ठीक है। पहले S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं लेफ्ट में जो कि पूरे मेटल्स है, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो भी मेटल्स है, और फिर आते हैं मेटलॉइड्स जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में आते हैं, और बाद में आते हैं नॉन मेटल्स। यानी कि अक्रॉस द पीरियड जाने पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होगी। और डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई है, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, ठीक है। ओके, यानी कि ये भी अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, डाउन द ग्रुप डिक्रीज, और ये भी सेम केस है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखेंगे, जोश फोकस बना रहना चाहिए, ठीक है। ओके भैया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, मान लो एक एक्स एटम है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और बन गया क्या? एक्स अनायन बन गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, उसमें मैंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है। अब अगर ये प्रोसेस स्टेबिलिटी, इफ दिस प्रोसेस प्रोसीड्स टू stability, if this process proceeds to stability, then it is exothermic, ठीक है। अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पे, किसमें? एक्स में, और एक्स एनायन फॉर्म होने पे
प्रोसेस स्टेबिलिटी होती है, प्रोसेस एक्स स्टेबल होता है, एक्स अनायन फॉर्मेशन स्टेबल फॉर्मेशन है, तो वो प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। हमेशा याद रखना, अगर कोई प्रोसेस स्टेबिलिटी की ओर जा रही है तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, ओके। और हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए एनर्जी रिलीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। और अगर वो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब होती हो, तो वो प्रोसेस में, एंडोथर्मिक प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव रहती है। अगर कोई प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे वो एटम, वो पर्टिकुलर एटम स्टेबल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वो एटम एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। पर यह जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोसेस में जो एक्सोथर्मिक हो वो स्टेबल हो और हर एक प्रोसेस जो एंडोथर्मिक हो वो अनस्टेबल हो, ये जरूरी नहीं है। पर लगभग सारे प्रोसेसेस जो कि एक्सोथर्मिक है वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी अटेन करनी होती है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल देखेंगे, क्लोरीन में अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, ठीक है, तो क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म होता है, और वही इलेक्ट्रॉन अगर मैं आर्गन में ऐड करूं तो आर्गन नेगेटिव फॉर्म होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए कि भैया क्लोरीन ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड की है आर्गन की, हुआ क्लिक। पर आर्गन जो ऑलरेडी स्टेबल था उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने से वो अनस्टेबल होके आर्गन अनायन फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो कि आर्गन ऑलरेडी स्टेबल था, उस प्रोसेस में एनर्जी हमें देनी पड़ी, क्योंकि उस आर्गन को हमें आर्गन माइनस जो कि अनस्टेबल है उसके पास ले जाना पड़ा। इसलिए इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। और इस केस में क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे वो आर्गन की इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पाया, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है, एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ठीक है एनर्जी रिलीज हुई, वो स्टेबल हो गया, इसमें एनर्जी एब्सॉर्ब की, और आर्गन नेगेटिव तो अनायन, आर्गन अनायन क्यों फॉर्म करेगा, वो ऑलरेडी स्टेबल है, और अगर उसे एनर्जी दी तो वो करेगा, पर वो अनस्टेबल होगा। एनर्जी दी है इसलिए वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज हुई थी क्लोरीन के केस में, इसलिए वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक है इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, एंडोथर्मिक है इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। ठीक है, हो गया, ओके। पर आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में तो हमने एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकाला है, वो भी तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वो भी अनस्टेबल है क्या? नहीं, मैंने क्या बोला, हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस अनस्टेबिलिटी की ओर जा रहे हो। ठीक है, हमें एनर्जी क्यों देनी पड़ी थी, क्योंकि हमें वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम करना था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना था, इसलिए एनर्जी दी थी। ठीक है, पर ये जरूरी नहीं है कि वो सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस अनस्टेबल हो, क्योंकि सोडियम भी तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल करता है, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करके। ठीक है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करके, वो केस में भी एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये हमेशा ट्रू नहीं है कि सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन अनस्टेबिलिटी की ओर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ओके, आई बात, हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, इसमें एनर्जी देनी ही पड़ेगी, हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम करना है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया क्लियर। अब समझेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाले। ओके ठीक है, या ऑप्शन में आगे मैग्नीट्यूड है। हाँ, मैग्नीट्यूड ठीक है, या लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूडली। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूडली। अब नेगेटिव पॉजिटिव का खेल नहीं रहेगा, ठीक है, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक, हमें क्या देखना है, मैग्नीट्यूड। ओके, अब इलेक्ट्रॉन ऐड कौन करवाता है, नॉन मेटल। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होता है, अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और डिक्रीज कैसे होता है, डाउन द ग्रुप। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी मैग्नीट्यूड, एनर्जी रिलीज की भी क्वांटिटी अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उस एटम का होगा उतनी ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा, जितनी कम उसकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतनी कम वो एनर्जी रिलीज करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी अक्रॉस द पीरियड मैग्नीट्यूडली इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ठीक है, हुआ कॉन्सेप्ट लिया। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है भैया एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज एटॉमिक रेडियस स्टार्ट करने से पहले कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप बचपन से सुनते आ रहे हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो अभी सुना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है कब, एकदम रिवर्स केस है, कोई भी टेंशन ना लो, कोई भी कंफ्यूजिंग ना होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है किसी एलिमेंट की, किसी नॉन मेटल एलिमेंट की। कब, जब वो एलिमेंट एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अगर वो एलिमेंट एनर्जी रिलीज कर रहा है वो प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक। इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी नेगेटिव होगी, पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव कब होगी, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए किसी एटम में एनर्जी देनी पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। सेम केस, अगर मैं क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो वो स्टेबल हो रहा है, इसलिए प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है। और मैं फिर से बोलता हूं, हमेशा स्टेबल हो रहा है तो एक्सोथर्मिक ही होगी, एक्सोथर्मिक है तो स्टेबल ही होगी। ये 90-80% ऑफ द टाइम ट्रू है, पर हमेशा ट्रू नहीं है। और आर्गन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे वो अनस्टेबल, वो क्यों इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा यार, वो ऑलरेडी इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में। ठीक है, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होती थी। ठीक है, किसी को काम अगर वो जबरदस्ती करवाना है, ठीक है, ऐसा समझो, अगर कोई काम आपको जबरदस्ती करवाना है, वो नहीं करना चाहता है, तब भी कर तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, एनर्जी तो देनी पड़ेगी। और अगर कोई काम अपने मन से हिसाब से अच्छाई के लिए करता है तो वो एनर्जी खुद से देता है, हमें बाहर से नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, जबरदस्ती काम करवाने के लिए बाहर से ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर, एनर्जी देनी पड़ी तो एंडोथर्मिक हुई क्या नहीं, हुई क्या नहीं। पर ये क्या क्लियर कि वो पढ़ाई करके वो स्टेबल होगा, वो पढ़ाई मेहनत करके वो स्टेबल होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई एनर्जी दे रहा है तो वो हमेशा अनस्टेबल होता है। ये यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके, पर अगर वो मेहनत ना करके आराम से सोना चाहता है, वो उसके हिसाब से अभी स्टेबल है, वो उसके हिसाब से अभी स्टेबल है। इसलिए अगर हम उसे एनर्जी देके काम करवा रहे यानी वो खुद को अनस्टेबल महसूस करता है, यानी कि अनस्टेबिलिटी। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट लिया। ओके, और इस केस में एक्सोथर्मिक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी क्या, पॉजिटिव, और इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी क्या, नेगेटिव।
और जहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है वह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, और जहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है वह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की मैग्नीट्यूडली ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। अगर ये -27 है तो +27 होगा, ठीक है। किलो जूल पर मोल, एनर्जी हमेशा किलो जूल पर मोल से कैलकुलेट की जाती है इसमें, ये केमिस्ट्री में, ठीक है। सो भैया हम पढ़ रहे थे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस तो भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, आपको पता है कि अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट ओवरकम होती है, इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया एटम, ठीक है। यहाँ आ गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन। दिया फास्ट करना है फोकस के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 ले लो, चलो मजे करो मजे नहीं करना है भैया, पढ़ाई करनी है, ठीक है। 5 अब क्या हो गया, क्या हुआ, जितना रेडियस बढ़ते जा रहा है, जितने दूर एटम्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं न्यूक्लियस से, उतना कम इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, या भी अगर इलेक्ट्रॉन्स हो तो ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई होगा हर एक इलेक्ट्रॉन पे, पर रिपल्शन फोर्स तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। रिपल्शन फोर्स जो ये इलेक्ट्रॉन इस पे लगा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इस पे, वो तो बढ़ती जा रही ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, रिपल्शन फोर्स भी बढ़ते जा रहे, पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला तो यहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसका तो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे शेल्स ऐड होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम करके साइज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ओके। और अगर वही केस अक्रॉस द पीरियड होता, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड होता, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे अक्रॉस द पीरियड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे, तो डिस्टेंस तो उतना ही है, ठीक है। अब डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते ही जा रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज, सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, फिर से सुनिए, सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स कभी अपने एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन फोर्स नहीं लगा पाते, और पर्टिकुलर पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पे एक सर्टन सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। अगर आप फर्स्ट पीरियड में जाओ तो सारे इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में ऐड होते हैं, सेकेंड शेल में जाओ तो सेकेंड पीरियड में जाओ सेकेंड में होते हैं, थर्ड में जाओ तो थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, ठीक है। वैलेंस शेल उनका हमेशा थर्ड होता है, फोर्थ पीरियड में जाओ तो वो फोर्थ वैलेंस शेल होता है, ठीक है। अब अगर आप यहां से यहां पे जाएंगे, शेल तो इंक्रीज नहीं हो रहा है पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट इस बार कम होते दिख रही है, क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट दबा देगा, फोर्स के वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आना शुरू हो जाएंगे और साइज कम हो जाएगी, इसलिए एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है। हो गया आपका आंसर, एटॉमिक रेडियस इज द आंसर, क्योंकि बाकी सब अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होते हैं और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं, ठीक है। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में, ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का कोर कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, अच्छे से देखो, डीप में देखो, जोश हायर रहना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडिया ऑफ O2 minus N3 minus F minus Mg2 plus Na plus An3 plus. Correct order of ionic radii.
आपको इन सारे आयंस को देखने से सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि ये सारे आयंस क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये सारे आयंस क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप O2 माइनस लो, O2 माइनस में पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। N3 माइनस में पहले 7 होते, फिर उसने 3 गेन किए, अब हो गए 10। F माइनस में 9 थे, 1 गेन किया, हो गए 10। Mg2 प्लस के पास 12 होते हैं, उसने 2 लूज किए, 2 पॉजिटिव चार्ज आया उस पे, और कितने हो गए 10। Na प्लस के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने एक लूज किया, Na पॉजिटिव फॉर्म किया, और कितने हो गए 10। Al3 प्लस के पास 13 थे, उसने 3 लूज किए, अब कितने हो गए 10। 10 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबके सेम है, सबके 10 10 10 10 10 है भैया। क्या समझे कि ये सारे आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है भैया। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स है, आयंस है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस की रेडियस कंपेयर करने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कौन सा, Z इफेक्टिव। जो हमने पहले भी सीखा, Z इफेक्टिव होता था क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माने की क्या, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन्स लगा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो मेजर करता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में और एक क्या फैक्टर होता था, शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन फोर्स करते थे, शील्डिंग इफेक्ट करवाते थे। और शील्डिंग इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता था अट्रैक्शन फोर्स, जो प्रोटॉन अप्लाई कर रहे हैं न्यूक्लियस में बैठ के। ठीक है, और जब भी शील्डिंग इफेक्ट इस पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करता था, तो साइज इंक्रीज होती थी, क्योंकि रिपल्शन फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते थे। सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर भागते थे। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज हो रहे हैं। यानी कि अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, साइज डिक्रीज होगी। अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप इन्हें देखो, अच्छे से देखो, तो O2 माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं हुए, N3 माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं हुए, F माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं हुए, Mg2 प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं हुए, Na प्लस Al3 प्लस में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं हुए। चेंज क्या हुए, चेंज गेन और लूज क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए। O2 माइनस में अभी भी 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 8, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10। नाइट्रोजन में पहले 7 प्रोटॉन थे, अभी भी 7 प्रोटॉन है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हो गए 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, 10। सोचने वाली बात है भैया, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, रिपल्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही है, अट्रैक्शन फोर्स उतना ही है, पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि शील्डिंग इफेक्ट और अट्रैक्शन फोर्स को वेक्टर एडिशन करके होता था, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वैसे ही Mg2 प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले भी 12 थे, अभी भी 12 है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए, रिपल्सन फोर्स कम हो गया, शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से अट्रैक्ट होने लगे, साइज छोटी होने लगी। Na प्लस में पहले भी 11 प्रोटॉन्स थे, अभी भी 11 प्रोटॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, रिपल्शन फोर्स डिक्रीज हो गया, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ गए, साइज डिक्रीज हो गया।
Al3 प्लस में पहले भी 13 प्रोटॉन्स थे, अभी भी 13 प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, रिपल्शन फोर्सेस डिक्रीज हो गए, साइज डिक्रीज होगी, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रही क्योंकि, ठीक है। यानी कि अगर नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स पहले भी थे, 7 प्रोटॉन्स अभी भी है, पर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रिपल्शन फोर्स लगाएंगे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज N3 माइनस में बहुत ज्यादा कम हुई है, यानी कि N3 माइनस की साइज सबसे ज्यादा है, ठीक है। N3 माइनस की साइज सबसे ज्यादा है, फिर होगी किसकी O2 माइनस की, फिर किसकी F माइनस की, फिर किसकी Na प्लस की, फिर किसकी Mg2 प्लस की, फिर किसकी आ गई साइज Al3 प्लस की। ये क्या हो गया आयोनिक रेडियाई का कंपैरिजन, ठीक है। कैसे किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन से किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन से किया, Z/E के रेशो से किया। Z होता है एटॉमिक नंबर, E होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Z/A इंक्रीजेस, हमेशा याद रखना Z/E वाला फैक्टर हमेशा आइसो इलेक्ट्रॉनिक को ही अप्लाई होता है, ठीक है। Z/E, Z है आपका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, E है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब Z/E जैसे जैसे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे इंक्रीज होगा, Z/E इंक्रीज कब होगा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा है। Al3 प्लस में ज्यादा थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Na प्लस में ज्यादा, Mg2 प्लस में ज्यादा। जब जब Z/E इंक्रीज होगा तब तब, जब जब Z/E इंक्रीज होगा तब तब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी, और जब जब Z/E डिक्रीज होगा तब तब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया। डिक्रीज और इंक्रीज यानी कि क्या, अगर 1 से ज्यादा है Z/E, यानी कि 1 से ज्यादा है Z/E, तो उसकी साइज न्यूट्रल एटम से डिक्रीज हुई है, और अगर Z/E की साइज Z/E 1 से कम है तो उसकी न्यूट्रल एटम की साइज से ज्यादा उसकी आयन की साइज हुई है। यानी कि अगर सोडियम का Z/E कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने Z/E सोडियम में 11, पर Na प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 10, कितना हो गया 1.1। वही Z/E सोडियम में कितना था, सोडियम आयन में नहीं, सोडियम में 11/11 1, ठीक है 1। सोडियम में 1 था, पर सोडियम प्लस आयन में 1.1 है, और ये इंप्लाई करता है कि सोडियम की साइज सोडियम आयन से ज्यादा है। हुआ क्लियर, हुआ क्लियर, ठीक है, ओके। सोडियम की साइज सोडियम आयन से ज्यादा है, और N3 माइनस, N नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नाइट्रोजन में प्रोटॉन्स कितने हैं 7, इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 7, आंसर आया 1, Z/E आया 1। पर वही आप अगर N3 माइनस लो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 7, इलेक्ट्रॉन्स है 10, हुआ कितना 0.7, यानी कि Z/E डिक्रीज हुआ, यानी कि N3 माइनस की साइज नाइट्रोजन से ज्यादा है, ठीक है। और यही सेम फैक्टर Z/E का सेम फैक्टर हम इन्हें कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे, कब, अगर वो सारे इलेक्ट्रॉन आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। N3 माइनस का Z/E 7/10, O2 माइनस का Z/E 8/10, F माइनस का 9/10, Na प्लस का Z/E 11/10, Mg2 प्लस का 12/10, ठीक है। Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, E क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप देख रहे हो Z/E इंक्रीज होते जा रहा है, Z/E इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस,
कैसे तो देखा हमने, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज हो गए, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अच्छे से अट्रैक्ट करेगा और अच्छे से अट्रैक्ट होने की वजह से वैलेंस शेल क्लोज्ड पैक होगा। हुआ क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में हम क्या पढ़ते हैं, देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हमेशा याद रखना, अभी तो हमने देखा कि कैसे एक अनायन की साइज न्यूट्रल एटम से ज्यादा होती थी और एक कटायन की साइज न्यूट्रल एटम से कम होती है। ये फैक्टर भी हमने देख लिया, यहाँ पे रफ कर देंगे तुरंत। सोचने वाली बात है, हमेशा याद रखेंगे कि रेडियस, अरे इससे क्या हुआ, बुरा मान लिया शायद है, क्यों? आपने फोकस और जोश के साथ बैठना है, ठीक है? रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम हमेशा बड़ी होती है किससे? रेडियस ऑफ कटायन से, और हमेशा छोटी है किससे? रेडियस ऑफ अनायन से। ठीक है, हुआ। ऑक्सीजन अगर मैं लूं, ऑक्सीजन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया, उसकी साइज छोटी होगी, पर अगर मैंने ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, उसकी साइज न्यूट्रल एटम से ज्यादा होगी। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर मैं ऑक्सीजन से और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं तो उसकी साइज इससे भी छोटी होगी, और अगर मैं और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो उसकी साइज इससे भी ज्यादा होगी। ठीक है, क्यों? इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, रिपल्शन फोर्सेस बढ़ेंगे, प्रोटॉन पहले भी उतने ही थे, अभी भी उतने ही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा क्योंकि रिपल्शन फोर्सेस इंक्रीज हो रहे, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगी। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे साइज इंक्रीज होती है। ओके, हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, Z/E से अगर देखें, इसमें Z/E कितना है? कितना भैया? 8/10, इसमें 8/9, इसमें 8/8, 8/7 और 8/6। ठीक है, Z/E increases, size, atomic size decreases। ठीक है, Z/E increases, atomic size decreases। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? हुआ ये सब क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो आप, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रफ कर देंगे भैया, जोश के साथ कर देंगे रफ, इसे भी और ये भी होगा कॉन्सेप्ट क्लियर। क्वेश्चन देखेंगे अब हमारा कि द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर इज। जोश फोकस बना है आपका, स्टार्ट करेंगे। द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इज, पहली चीज एंडोथर्मिक यानी क्या? अभी मैंने सिखाया था, एंडोथर्मिक यानी वो प्रोसेस जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़े, यानी कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब। किसी सिस्टम को कोई सिस्टम अगर कोई प्रोसेस वर्कआउट कर रहा है जो सराउंडिंग से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उस प्रोसेस को डन करने के लिए वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम अपने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर कोई सिस्टम प्रोसेस करते वक्त एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उस प्रोसेस को कहेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ओके, अभी हमने सीखा था। ओके, आपसे पूछा यहाँ पे द सिस्टम, द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर इज, यानी कि क्या बोलना है? नॉट एंडोथर्मिक यानी क्या? एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी, इसमें कौन सी पढ़ेंगे? अर्गॉन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और फॉर्म किया क्या? अर्गॉन नेगेटिव आयन, अनायन फॉर्म हुआ। पर एक इंपॉर्टेंट चीज तुरंत माइंड में आनी चाहिए भैया, ये केस किसका हो गया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का केस हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम ऐड किया है। ओके, चलेगा। पर
सोचने वाली बात है। अर्गॉन जो कि एक ऑलरेडी स्टेबल एटम है, जिसके पास ऑलरेडी खुद की इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्यों इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा? वो नहीं चाहेगा कि वो कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करे, पर हम जबरदस्ती फोर्सफुली अगर चाहे तो एनर्जी सिस्टम को देके इस अर्गॉन और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अप्लाई करके प्रोसेस अर्गॉन अनायन फॉर्म कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या हुई इस केस में? एब्सॉर्ब हुई। क्या हुआ? एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी हुई? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और हमने अभी पढ़ा अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन की जो एनर्जी है वो कैसी है? पॉजिटिव है। और उसी साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ी, तब जाके अर्गॉन ने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया और फॉर्म किया क्या? अनायन। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? मतलब ये कब एनर्जी रिलीज करता है, कब एब्सॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन ऐड करने में, ये कैसे देखेंगे? हमेशा याद रखना, कोई भी नोबल गैस, सारे नोबल गैस अपने अपने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है। अब अगर उन्हें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करना चाहेंगे? सारे नोबल गैस इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना नहीं चाहते। वो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो सिस्टम को एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी सराउंडिंग से, सराउंडिंग को एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ेगी। यानी कि प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस केस में सभी नोबल गैस के केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना नहीं चाहते। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहता है ताकि वो Cl- बनाकर नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर सके, स्टेबल हो सके। इसलिए इस केस में क्लोरीन एनर्जी रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, ओके भैया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर नहीं है, ठीक है, कट बी। अब बी ऑप्शन क्या है? O-, ऑलरेडी ऑक्सीजन एक नेगेटिव स्टेट में है। कौन सा है? O-, ठीक है। O- अनायन में हमने एक इलेक्ट्रॉन को ओरिक ऐड किया, ओरिक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया और फॉर्म किया क्या? O2-, ठीक है। अब O2- ने क्या की? स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड, ठीक है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड, स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड हो चुकी। किससे? O2- फॉर्म होने से। कब? जब O- ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है, ओके। तो O- ने भी इलेक्ट्रॉन ऐड किया। कैसे किया होगा? ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ठीक है, उससे O- बना। अब O- एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो O2- बन रहा है, ओके, ठीक है। ये सारी प्रोसेस इलेक्ट्रॉन गेनिंग की है, ओके। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उस केस में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, EA1। इस केस को हम फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है। इस फर्स्ट ट्रांजिशन फेज में ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अनायन नेगेटिव -1 चार्ज में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, एनर्जी रिलीज हुई है। पर जब हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इंपॉर्टेंट है, फोकस के साथ, जब हमने इसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O- फॉर्म होने से इस O- में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं, रिपल्शन फोर्सेस बढ़ चुके हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ चुका है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो चुका है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो चुकी है।
अब जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड अच्छे से कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐड अच्छे से कब होगा, जब कि उस पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स प्रोटॉन की तरफ से अच्छा हो। अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आ रहा है और उसे इस शेल में, इस एटम में फिक्स होना है, तो उसे रिपल्शन फोर्सेस फिक्स करेंगे नहीं, रिपल्शन फोर्सेस बोलेंगे भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। उसे फिक्स कौन करेगा, अट्रैक्शन फोर्स। और जितना ज्यादा अच्छे अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे उतना अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन इस एटम या आयन में फिक्स होगा। सही है, सही है। पर O माइनस में ऑलरेडी 9 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, प्रोटॉन्स 8 ही है, रिपल्शन फोर्सेस बढ़ चुके हैं भैया। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी रिलीज होगी पर एनर्जी एब्सॉर्ब पहले होगी, फिर एनर्जी रिलीज होगी। पर जो एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है वो ज्यादा होगी जो एनर्जी रिलीज हुई है उससे। ठीक है, इसलिए इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 पॉजिटिव है। ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 नेगेटिव है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करेंगे, सेकेंड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कोई एटम में, आयन में हम ऐड करते तो उसे एनर्जी देनी पड़ती है उन इंटरनल रिपल्शन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। हुआ क्लियर? हुआ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर? ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए ये क्या हुई, पॉजिटिव हो रही है, क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। कोई भी एटम हो, उन सारे एटम्स में, चाहे वो नाइट्रोजन ही क्यों ना हो, नाइट्रोजन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, N- फॉर्म किया, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, N2- फॉर्म किया, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, N3- फॉर्म किया। ये प्रोसेस तो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव। पर जब हमने ये इलेक्ट्रॉन ऐड किया इसमें, तो ये प्रोसेस हो गई क्या आपकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव। और जब हमने और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने देखा तब की और फोर्सेस बढ़ चुके थे, रिपल्सिव, और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो और एनर्जी देनी पड़ेगी। इस बार जो एनर्जी ये थी इससे ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। और ये केस में भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, और पहले से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इस बार। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? और ये तो स्टेबल हो रहा है, ये तो स्टेबल हो रहा है, एनर्जी भी ले रहा है और स्टेबल हो रहा है, एंडोथर्मिक भी है प्रोसेस और स्टेबिलिटी भी हो रही है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि प्रोसेस एनर्जी ले रही है तो वो स्टेबल नहीं हो रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, फोकस रहना जरूरी है। ठीक है, ओके, यानी कि भैया हमने ये सीख लिया है आपसे कि ये जो सेकंड है ना, ये भी एंडोथर्मिक है, इसने भी एनर्जी एब्सॉर्ब की है। ठीक है, और हमें एक्सोथर्मिक चाहिए, ये भी गया। ओके, ये भी गया। अब ये तो आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी तो इंटरनल अट्रैक्शन फोर्सेस जो सोडियम में है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के लिए, ये हो गया सोडियम का एटम। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 1। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम एटम। अब ये इस पे क्या लगा रहा है, प्रोटॉन न्यूक्लियस, इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्सेस लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर के, सॉरी, ये सेकेंड शेल और फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इस पे रिपल्सिव फोर्सेस लगा रहे हैं सब जन मिलके। ठीक है, क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। ठीक, ओवरकम देखा हमने पहले ही, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जीत जाएगा ये रेस, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस है तभी तो वो बेटा है वहां पे। ठीक है, वो फिक्स्ड किस लिए, वो इलेक्ट्रॉन फिक्स किस वजह से, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस
ज्यादा है रिपल्सिव फोर्सेस से, इसलिए वो फिक्स है। ठीक है, ओके। अब अगर मुझे इस फोर्स को ओवरकम करना है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी है क्या? मेरी आयनाइजेशन एनर्जी। और वही एनर्जी यहाँ पे हमने क्या की है? सिस्टम को दी है। यानी प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक। प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक। भैया हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट? तो आंसर आपका थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। लास्ट एंड द बेस्ट वही आंसर होने वाला है। 4 H प्लस, जब हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसने फॉर्म किया H नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट फेज है। ओके, और ये केस में एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। ओके, सो प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। हो गया क्लियर? हुआ क्वेश्चन क्लियर? कब एक्सोथर्मिक होती है, कब एंडोथर्मिक होती है, हमेशा याद रखेंगे। नोबल गैस में, अगर नोबल गैस में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कैसे चलेगा भैया? कैसे चलेगा इलेक्ट्रॉन ऐड करना नोबल गैस में? उसे तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो खुद सिस्टम नहीं चाहता कि वो कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करे भैया। उसे फोर्सफुली करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम को। और अगर सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ रही तो प्रोसेस एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है। प्रोसेस एंडोथर्मिक है। ठीक है, हुआ क्लियर? हो गया क्वेश्चन खत्म। हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है भैया, ये भी कौन सा हो गया हमारा क्लियर। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि the first ionization of energy of magnesium is smaller than as compared to element X and Y, but greater than Z. X, Y, Z respectively are क्लोरीनियम, लिथियम, सोडियम, अर्गॉन, लिथियम, सोडियम, अर्गॉन, क्लोरीन, सोडियम, या नियॉन, सोडियम, क्लोरीन। क्वेश्चन आया आपको समझ में? The first ionization energy of magnesium is smaller as compared to X and Y. Mg की आयनाइजेशन एनर्जी स्मॉलर है किससे? X and Y से। यानी कि हमें क्या पता है भैया? आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। और अगर मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी X और Y से छोटी है, यानी कि X एंड Y एलिमेंट मैग्नीशियम से उस रिस्पेक्टिव मैग्नीशियम के पीरियड में मैग्नीशियम से आगे प्लेस है। कैसे देखा मैंने ये? क्योंकि अक्रॉस द पीरियड जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और अगर X एंड Y मैग्नीशियम से आगे है और मैग्नीशियम तो S ब्लॉक में लेफ्ट मोस्ट पे, और अगर X Y राइट साइड में तो गारंटेड है अगर उसी पीरियड में मैग्नीशियम के आगे X और Y रहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में, तो X और Y की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज्यादा होगी। भैया ऑप्शन देखेंगे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्लोरीन, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मैग्नीशियम लिथियम से नीचे प्लेस है। ओके, और नीचे आने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो लिथियम सेकेंड पीरियड में प्लेस है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में प्लेस है। नीचे आया, मैग्नीशियम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुई। पर एग्जाम्पल देखेंगे ध्यान से, क्लोरीन, लिथियम, अर्गॉन, लिथियम, अर्गॉन इनर्ट गैस का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो राइट मोस्ट पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। क्यों?
मैग्नीशियम के पीरियड में राइट मोस्ट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? आर्गन, इसलिए उसके आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब लिथियम देखते, आर्गन और क्लोरीन मिल गया। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से सिमिलर होती है। क्यों? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कौन सा याद करेंगे, रिमाइंड करेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप वाला। डायगोनल रिलेशनशिप में हमने देखा था कि नियरली सिमिलर होती है आयनाइजेशन पोलराइजिंग पावर से ही आयनाइजेशन एनर्जी का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, एक फैक्टर होता है, ठीक है। इसलिए आर्गन क्लोरीन सही है। नियॉन सोडियम, अगर X नियॉन है और Y सोडियम, यही पे गलत हो गए। क्योंकि थर्ड पीरियड में सोडियम फिर मैग्नीशियम है, ठीक है। यानी कि थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले सोडियम है फिर मैग्नीशियम है, यानी कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज्यादा है। किसकी? मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि फोर्थ भी नहीं होगा, ठीक है, फोर्थ हो गया कट। आर्गन लिथियम भी नहीं होगा क्योंकि लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सिमिलर है किससे? मैग्नीशियम से। और हमें क्या चाहिए? X और Y, ऐसे दो एलिमेंट चाहिए जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज्यादा हो, ठीक है। क्लोरीन लिथियम भी नहीं होगा, ओके। सिर्फ X और Y देखने से हमें आंसर मिल गया। और बोला गया कि बट ग्रेटर देन Z, यानी कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन Z है। Z क्या है? सोडियम। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? सोडियम राइट मोस्ट पे है, उसके बाद मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है सोडियम से, ठीक है। आंसर क्या हो गया आपका? सोडियम, थर्ड, ओके। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, पर इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि भैया बेरिलियम बोरॉन, ठीक है, बेरिलियम भले ही बोरॉन के राइट साइड में प्रेजेंट है, अगर थियोरेटिकली देखें तो बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम बोरॉन दोनों सेकंड पीरियड में है, ठीक है। बेरिलियम बोरॉन यानी कि थियोरेटिकली देखें तो बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा चाहिए, पर बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होती है भैया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेरिलियम आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबशेल में हम कैसे कॉन्फ़िगरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? 1s2 2s2, और बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख रहे हो कि 1s2 2s2 है बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम की, और बोरॉन की है 1s2 2s2 2p1, यानी कि जोश के साथ कि अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम को प्रोवाइड करूं तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा? एस सबशेल से। हुआ क्लियर? बेरिलियम Be++ इलेक्ट्रॉन देगा, ओके। बात किसकी हो रही है? आयनाइजेशन एनर्जी की। कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2 2s2, अब होगी 1s2 2s1, ओके। बोरॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, बोरॉन ++E- फॉर्म होगा प्रोडक्ट में, ओके। बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2 2s2 2p1, अब हो गई 1s2 2s2, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो देखने वाली बात बनती है यहाँ पे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम शेल में, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड में है और इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में। हुआ क्लियर? पर यहाँ पे एक इफेक्ट आता है आपके सामने, पेनिट्रेशन इफेक्ट, और पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर होता है ये, ठीक है। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट यानी कि पेनिट्रेशन इफेक्ट में बोला है कि एस सबसे ज्यादा पेनिट्रेट होता है किसमें? एस सबसे ज्यादा पेनिट्रेट होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस कौन से इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट होते हैं?
S इलेक्ट्रॉन्स को, फिर P इलेक्ट्रॉन्स को, फिर D इलेक्ट्रॉन्स को, फिर F इलेक्ट्रॉन्स को। यानी कि इसमें जो 1s2 2s2 है और हमें इलेक्ट्रॉन किसमें से रिमूव करना है, 2s2 में से। और हमने क्या देखा अभी कि S सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स सबसे अच्छे से अट्रैक्ट होते, देन P के इलेक्ट्रॉन्स, देन D के इलेक्ट्रॉन्स, देन F के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पर प्रोवाइडेड कि वो सारे शेल्स वो सारे सब शेल्स कौन से, S P D F, वो एक ही शेल के चाहिए। यहाँ पे दोनों 2 के हैं, ठीक है, ओके। तो हमने देखा कि भैया बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन S सबशेल से निकल रहा था वो अच्छे से अट्रैक्टेड था, किससे, प्रोटॉन न्यूक्लियस से। इस वजह से बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी, जो फोर्स, जो एनर्जी ओवरकम करने के लिए दी ताकि वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सके, वो बेरिलियम के केस में ज्यादा है। बोरॉन के केस में इलेक्ट्रॉन P सबशेल से रिमूव हो रहा है, जो कि S सबशेल से लेस पेनिट्रेटेड है, यानी कि P सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड है, प्रोटॉन उसे अट्रैक्ट करते हैं, पर S सबशेल से कम, ठीक है। इसलिए बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम है। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। रब करेंगे इसे, स्क्रीनशॉट निकालो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि क्यों, कि या कैसे नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड लिया। नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, कौन से केस में भैया, देखते हैं। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी, फिर से बोलूंगा, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से। हुआ क्लियर। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे भैया पहले 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। मतलब डिफरेंस देख रहे हो। नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन की और आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है, बल्कि ऑक्सीजन की ज्यादा चाहिए थी नाइट्रोजन से, क्योंकि वो पीरियड में नेक्स्ट प्लेस है नाइट्रोजन से। पर प्रैक्टिकली नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है ऑक्सीजन से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन, पहला रीजन है कि नाइट्रोजन का सबशेल हाफ फिल्ड है। हमेशा याद रखेंगे कि हाफ फिल्ड सबशेल और फुल्ली फिल्ड सबशेल सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। हमेशा याद रखेंगे 2p3 जो कि हाफ फिल्ड है, ठीक है, और अगर 2p6 होता जो कि फुल्ली फिल्ड है, ये दोनों ही केस में वो स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। इसलिए वो ना ही अपने में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड करते और ना ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते। क्यों? क्योंकि वो हाफ फिल्ड है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे बीच में, पर हमेशा याद रखना फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिस वजह से मैग्नीशियम की भी आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती, क्योंकि मैग्नीशियम का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और एल्यूमिनियम का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। फिर से देखेंगे लास्ट शेल इसका है कौन सा, S सबशेल जो कि फुल्ली फिल्ड है, और इसका है P सबशेल जो कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। फिर से यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट, फुल्ली फिल्ड सबशेल और हाफ फिल्ड सबशेल की कोई अलग ही बात होती भैया, कोई अलग ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो। इसलिए इसके केस में भी और इसके केस में भी ये फैक्ट, ये कॉन्सेप्ट अप्लाइड होता है। इस वजह से मैग्नीशियम की भी आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबशेल का एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है, उनकी स्टेबिलिटी
थोड़ी ज्यादा होती है। ओके, और ये आयनाइजेशन एनर्जी अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से ही ज्यादा होती है। आप अगर देखो, मैग्नीशियम है पीरियोडिक टेबल में, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है। अब अगर थ्योरेटिकली देखो तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। थ्योरेटिकली आप अगर देखो तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। वो है कैसा, ऐसा, ठीक है। सिर्फ चेंज अपने आगे वाले एलिमेंट का आएगा, तो ओके। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? थ्योरेटिकली ऐसा था, पर फुल्ली फिल्ड सब्शन होने की वजह से अपने आगे वाले एलिमेंट से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? ये होगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की करेक्ट ऑर्डर फॉर्म, ओके। और एक पर्टिकुलर पीरियड में नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, नोबल गैस की एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्या क्या बातें बोली मैंने? नोबल गैस की एटॉमिक रेडियस, नोबल गैस की एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा, ठीक है। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, और आयनाइजेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? क्यों? क्योंकि हमने अभी देख लिया है एटॉमिक रेडियस तो वंडरवॉल रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्यों? एटॉमिक रेडियस इसलिए क्योंकि नोबल गैस की रेडियस होती है कौन सी? वंडरवॉल रेडियस। और वंडरवॉल रेडियस ये कहती है कि क्यों वंडरवॉल रेडियस होती है नोबल गैसेस की? क्योंकि नोबल गैसेस बॉन्ड ही फॉर्म नहीं करते, जिसे मेटल्स आपस में मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वैसे नोबल गैस कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। इस वजह से उनकी रेडियस सबसे ज्यादा होती है, बल्कि उनकी रेडियस उनके रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे कम होनी चाहिए, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है, उनकी रेडियस सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उनकी रेडियस होती है वंडरवॉल रेडियस। क्यों? क्योंकि वो कभी भी किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, वो आपस में बॉन्ड कोई भी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? आयनाइजेशन एनर्जी क्यों? क्योंकि नोबल गैस एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उनका इलेक्ट्रॉन निकालना यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना, ओके। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना यानी कि उनकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव करके अनस्टेबिलिटी फॉर्म करना, जो कि वो नहीं चाहते, इसलिए उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, आइए सारी बात समझ में। और एक इंपॉर्टेंट की इस केस में भी सेम होता है। आप अगर थ्योरेटिकली देखो तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये होगा थ्योरेटिकली, पर ये नहीं है, जैसे ये भी नहीं था। सही क्या है? ये। और इस केस में करेक्ट ऑर्डर क्या है? फिर इस केस में करेक्ट ऑर्डर है विया, इस केस में करेक्ट ऑर्डर है फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जस्ट अपने आगे वाले एलिमेंट से ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एक रीजन तो आपने बोल दिया सर कि इस वजह से नाइट्रोजन की एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। सेकेंड रीजन है, अब अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का है 1s2 2s2 2p4 और 1s2 2s2 2p3, यानी 2p3 सब्शन कैसा है? सभी में एक इलेक्ट्रॉन है, सभी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन में आप अगर देखो तो एक सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी सारे
बाकी रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट केस, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ये थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से रिपल्शन फोर्सेस ज्यादा होते, ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन्स उन्हें रिपल्स फोर्स करते हैं, इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और इसमें इतने रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होते, इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, ये हो गया आपका सेकेंड रीजन। क्यों? क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस इसमें ज्यादा होते और इसमें कम होते हैं। रिपल्सिव फोर्सेस, मोर रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है, मोर रिपल्सिव फोर्सेस एंड लेस रिपल्सिव। ये हो गया आपका सेकेंड रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा फिर से आयनाइजेशन एनर्जी पे। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स x एंड y यूजिंग द आयनाइजेशन एनर्जीज, वैल्यू गिवन बिलो, ठीक है। Re1 आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड इन किलो जूल पर मोल। फर्स्ट है 4957, सेकंड है 4563, y की फर्स्ट है 731 और y की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 1450। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फर्स्ट और सेकंड कहां से आ गए सर? ये फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहां से आ गए? देखेंगे भैया, देखेंगे। अगर x से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो हो गई आपकी आयनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है। 2 द एनर्जी given to the neutral atom to remove first electron from the outermost valence subshell is called first ionization energy। और आगे का, और to remove the second electron from X positive ion, जो एनर्जी दे रहे हैं हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने, वो एनर्जी हो गई क्या आपकी आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। हुआ कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब देखेंगे भैया, हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इज लोअर देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, इज लोअर देन आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड एंड इज लोअर देन ऑन एंड सो ऑन। क्यों ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, रिपल्शन फोर्सेस कम होंगे, वही सेम स्टोरी है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। अब उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने ज्यादा एनर्जी लगेगी, वैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिवली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। अब दोनों के केस में अगर आप देखो तो x की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि एक्स न्यूट्रल एटम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सबशेल में प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट सबशेल में प्रेजेंट है, उस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी लगी कितनी? 495 किलो जूल पर मोल। और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लगी कितनी? 4563, यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में एनर्जी कितनी लगेगी? 4563 किलो जूल पर मोल। और Y में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की एनर्जी है 731 किलो जूल पर मोल और सेकेंड है 1450 किलो जूल पर मोल। अब ये डिफरेंस क्यों आया इसमें? अगर आप डिफरेंस देखो तो नियरली 9 टाइम्स का डिफरेंस है। X में आयनाइजेशन एनर्जी 1 का और आयनाइजेशन एनर्जी 2 का डिफरेंस कितना है? 9 टाइम्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। क्यों? और इसमें अगर देखो तो 2 टाइम्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। कितनी? 2 टाइम्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। क्यों इसमें 9 टाइम्स और इसमें 2 टाइम्स क्यों हुआ? क्योंकि जानने वाली इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अगर सडन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन किसका हो? तुरंत बोलेंगे सोडियम का, ठीक है, सोडियम का। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में लगी आयनाइजेशन एनर्जी
1, ठीक है, रिमूव हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गए, ठीक है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लगेंगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, पर सोचने वाली बात है सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हो रहा है, जोश और फोकस के साथ कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है सेकेंड शेल से। शेल ही बदल गया इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा सेकेंड शेल से, तो ऑलरेडी तो सेकेंड शेल तो थर्ड शेल से पास में ही है। ओके, कॉन्सेप्ट हो रहा है क्लियर। और यही एटम अगर मैग्नीशियम होता, क्या होता, मैग्नीशियम, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, मैग्नीशियम का, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इस इलेक्ट्रॉन को देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड इस इलेक्ट्रॉन को देंगे। दोनों ही कौन से सबशेल से थे, सेकेंड सबशेल से ही थे, थर्ड सबशेल से ही। पर सोडियम के केस में सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सेकेंड शेल से, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा था फर्स्ट शेल से। डिफरेंस देखो। और ये तो भाई, ये तो सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्या कि शेल नंबर अगर कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, कौन, प्रोटॉन, ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पास में या ये इलेक्ट्रॉन पास में, ऑब्वियसली सेकेंड शेल का इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास में, थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन से। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सडन चेंज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी आपको दिखे, सडन चेंज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है, इतना बड़ा चेंज 9 टाइम्स, सोच लेना भैया, ये कंफर्म है कि शेल नंबर चेंज हो चुका है। क्या चेंज हो चुका है, शेल नंबर चेंज हो चुका है। पहले शेल नंबर दूसरा था, अब शेल नंबर उससे एक छोटा है। इस वजह से सडन चेंज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हुई है। इस केस में चेंज हुए पर 2 टाइम्स, ये केस में 9 टाइम्स। यूज है भैया, यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। इसलिए ये हम सोच सकते कि नहीं, ये सेम ही शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला है, ठीक है, सेम। एक ट्रिक है कि 2 to 3 टाइम्स अगर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी फर्स्ट की, तो हम सोच सकते हैं कि नहीं भैया, ये सेम शेल से निकाला गया होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पर 9 टाइम्स यानी कि शेल ही चेंज हो चुका है। देखेंगे ऑप्शन, देखेंगे x इक्वल सोडियम, y इक्वल्स मैग्नीशियम। सेकंड देखेंगे x इक्वल्स मैग्नीशियम, y इक्वल्स क्लोरीन। नहीं भैया नहीं, x मैग्नीशियम हो ही नहीं सकता है। मैग्नीशियम के पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी वही शेल से जो जहां से वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। सडन चेंज तो इतना आएगा ही नहीं। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये ऑप्शन हो गया क्या, कैंसर। सेम है, x इक्वल मैग्नीशियम नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है। लास्ट ऑप्शन x इक्वल्स क्लोरीन, y इक्वल्स मैग्नीशियम। x इक्वल्स क्लोरीन, y इक्वल्स मैग्नीशियम, सोचने वाली बात है, ठीक है। बिल्कुल भी मत सोचो यार, ये केस में तो सोचने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि Y के पास ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया शेल, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है 7 इलेक्ट्रॉन, कितने, 5 7। यानी कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सेकंड शेल से ही रिमूव होगा। सडन चेंज नहीं आएगा। ऑलरेडी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, पर आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होगा। 2 टाइम्स हो सकता है, 2.5 टाइम्स हो सकता है, पर 9 टाइम्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेम शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। ओके, यानी कि ये भी हो गया क्या, कैंसल। आंसर क्या आया, x इक्वल सोडियम, y इक्वल्स मैग्नीशियम। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर, क्यों ऐसा हुआ, किससे कहते हैं आयनाइजेशन 1, किसे कहते हैं आयनाइजेशन 2, और कैसे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है सक्सेसिवली, ठीक है।
अभी के लिए इतना ही। वन शॉर्ट लेक्चर में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्सेप्शंस देखी जो कि इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी हमने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखी, नॉमेनक्लेचर पढ़ा हमने, सारे इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट जिससे 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए। आपको अगर कोई कंफ्यूजन तो फिर से वो टॉपिक को अच्छे से देखना। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब जोश के साथ। अभी के लिए बाय बाय।